दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर करिए। धन्यवाद। भूख ने निचोड़ कर रख दिया है जिन्हें, भूख ने निचोड़ कर रख दिया है जिन्हें, उनके तो हालात न पूछो तो अच्छा है। मजबूरी में जिनकी लाज लगी है दांव पर, सरकार क्या सौगात लाई है उनसे ना पूछो। नमस्कार, मैं एम.ए. खान। देखिए, ऐसा है कि शराबबंदी खत्म हो चुकी है, शराब मिलने लगी है। अनाज मिले ना मिले, राशन मिले ना मिले, शराब मिल रही है, ये तो हम सभी जान रहे हैं। इसके फेवर में कुछ लोग हैं और कुछ इसके विरोध में हैं। मैंने कल एक रिपोर्ट बनाई थी, आपको दिखाया भी था कल की न्यूज में। आज हम बात करेंगे शराब बिक्री पर महिलाओं का क्या कहना है। मैंने कल भी बताया था इस बारे में आपसे। देखा जा रहा है कि कुछ महिलाएं स्वयं शराब खरीद रही हैं, कहीं देखा जा रहा है कि महिलाएं इसकी आलोचना कर रही हैं। कहीं पर ऐसा है कि एक तरफ लाइन लगी है भूखे लोगों की जिनको खाना चाहिए, और उनके सामने लाइन लगी है शराबियों की जिनको शराब चाहिए। दोनों जरूरतमंद हैं, एक की जरूरत है रोटी, एक की जरूरत है शराब। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि शराब बिक्री और शराब खरीदने वाले और शराब बेचने वाले ये आर्थिक योगदान दे रहे हैं भारत की तरक्की के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। ये उनकी अपनी सोच है। तो और साथ ही आज हम बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रीय मंत्री दिनेश कठेरिया जी से। उनका आज इंटरव्यू लिया गया है टेलीफोन के माध्यम से, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है तो दिल्ली तो जा नहीं सकता, तो कम से कम टेलीफोन के माध्यम से ही उनका इंटरव्यू लिया गया। और वो एक मिसाल है अपने समाज के लिए कि उन्होंने पिछड़े समाज से आते हुए भी तमाम बंदिशों के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, बीएड किया। आज वो डेयरी व्यवसाय के उद्योग में हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आइए पहले हम शालिनी राकेश जी हैं जिन्होंने अपनी बात कही है वीडियो के माध्यम से, उनकी बात सुनते हैं। उसके बाद फिर सामने आते हैं, आपके कुछ और बातें करेंगे। आपने एक नया नारा दे दिया है कि अर्थव्यवस्था के सम्मान में और शराबी मैदान में। अब तक लॉकडाउन के अंतर्गत हम सब लोग कम से कम प्यार से तो रह रहे थे, अब क्या होगा? घरेलू हिंसा होगी, आदमी शराब पी करके पड़ा रहेगा, घर में लड़ेगा, बच्चों को मारेगा। आप तो गृहस्थी है ही नहीं, आपको तो पता ही नहीं कि बच्चों के क्या खर्चे होते हैं। इसीलिए तो अगर आपके बाल बच्चे होते, आपको पता होता कि बच्चे के लिए दूध की आवश्यकता होती है, बच्चों के लिए पढ़ाई की आवश्यकता होती है, बड़े ही शान से कह देते हैं मैंने देश के लिए घर छोड़ा है। आपने देश के लिए घर छोड़ा है, आपने देश को बर्बाद करने के लिए घर छोड़ा है। ये तो वही बात हो गई कि जेब में नहीं दाने और अम्मा चली बुनाने, हम तो मरे जा रहे हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आप हवाई जहाज खरीदना चाहते हैं, क्यों? इस वाले हवाई जहाज के अंदर क्या आपकी गर्दन में दर्द हो जाता है? या ट्रंप का हवाई जहाज देख करके आपकी भी नीयत बदल गई है? लोग नमाज पढ़ने के लिए जाए तो आपको दिक्कत है, कोई मंदिर में जाना जाए तो आपको दिक्कत है, शराब खरीदने के लिए जाना चाहे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। वो बाबा रामदेव, उसको आपने फायदा पहुंचा दिया, वो योग गुरु बना घूमता है, उससे अपनी आंख तो ठीक हुई नहीं। अगर वो ऐसा था तो अपनी आंख ठीक कर लेता। आपके तो जितने भी दोस्त थे सबके फायदा हो गया, मर गई है ये जनता। पहले देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलियानों से होकर के जाता था, लेकिन अब खुशहाली का रास्ता ठेकों से होकर के जाता है। तो उन पे फूल बरसाए जाते हैं। पहले तो आप जमातियों के पीछे पड़ गए थे कि कोरोना जमातियों ने फैला दिया है, जमातियों ने कोरोना फैला दिया है, उनको पकड़ो, वो घुसे हुए हैं, आप उन्हें पकड़ पकड़ के ले करके आए थे। अब जमातियों ने कोरोना नहीं फैलाया, उसके अंदर एक भी मुसलमान मुझे दिखाई नहीं दिया। पूरे देश की तस्वीरें कल टीवी पर आ रही थी, जगह जगह लंबी लाइन थी, लेकिन मुसलमान तो वहां पर नहीं था। अब कोरोना नहीं फैलेगा। अब कोरोना किसने फैला दिया? शराबियों ने। क्या कहेंगे?
देखा आपने डॉक्टर शालिनी राकेश जी के दिल का दर्द, उनको क्या गम है आज सरकार से। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि महिलाएं भी शराब पीती हैं तो आप जानते हैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान महिलाएं भी शराब लेने निकली मार्केट, ये दिखाते हैं। और उन महान लोगों को दिखाते हैं जिनका ये मानना है कि ये लॉकडाउन में शराब पी करके हम सरकार की मदद कर रहे हैं, उनको जो पैसा हमारे जरिए जा रहा है वो अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान दे रहा है। उनकी अपनी सोच है, लेकिन फिर भी आइए मैं आपको उनकी भी बातें दिखाता हूँ। कलयुग में मनुष्य की विचारधारा इससे भी गिरी हुई होगी। मनुष्य दूसरों के दुख में अपना सुख ढूंढेगा। इलाके में खाना लेने के लिए लाइन में लगे लोगों की है। ये वो लोग हैं जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं, और दूसरी लाइन ठीक इसी सड़क के दूसरी तरफ लगी हुई है। इस लाइन में जो लोग खड़े हैं वो किसी भी कीमत पर 1 बोतल शराब हासिल करना चाहते हैं, जबकि तीसरी तस्वीर दिल्ली और में कितने लोग हैं जो जिनके लिए आप लेने आई हैं? 4-5 जेंट्स। अच्छा, और क्या क्या कितना कितनी बॉटल्स लेके जाएंगी आप? जितनी 4-5 तो लूंगी। 4-5 बॉटल्स आप लेके जाएंगे। तो एक बात बताइए कि 40 दिन के लॉकडाउन के बाद आप लोग बाहर निकल पाए हैं। हाँ। तो इतने दिनों में आपके घर परिवार में लोग क्या करते हैं आप लोग? बिजनेस फैमिली है, तो पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। ये आप लोग हमारे देश की कॉलोनी हो। आप लोग भाषा हटा जाए, आपको डालेंगे यार, बिना चार्ज तो कोई काम नहीं करना। हम भी वही हैं, वैसे बीजेपी के डॉक्टर हैं हम भी। सुबह 6 बजे से खड़े हैं और केजरीवाल जी ने 70% टैक्स बढ़ाया है, उसके बाद भी सारे टाइम से नहीं खोल रहे। सुरक्षित दिया जा रहा है ना, पब्लिक के साथ सुरक्षित है। सुबह से ठेका खुली थी, अब इन्होंने क्या किया, बंद कर दिया। अपने निकाल देते हैं, अपने बंद को दे देते हैं, हमें नहीं देते। कल केजरीवाल जी ने ये कहा था अगर तुम वो नहीं करोगे तो कल से बंद हो जाएगी। हम मानते हैं इस चीज को, लेकिन कम से कम ये तो लाइन तो लगाए। हम लाइन लगने के लिए तैयार है, अब लाइन तोड़ रहे हैं सारे, लट मार के, मतलब बिगड़ बात के, मतलब लट मार के भगा दे रहे हैं। अगर या तो वो तो मत खुलो, हमें ये मंजूर है। 7:30 बजे ठेका खुल चुका था, पुलिस वाले सिर्फ अपने आदमी को दे रहे हैं। मैं गाड़ियों के नंबर भी बता। देखा आपने किस तरह एक तरफ भूखों की लाइन, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है, किसी तरह इस वक्त का भोजन मुझे मिल जाए और जिंदगी कुछ दिन और चल जाए। वहीं दूसरी तरफ लाइन लगी है शराबियों की, जो कि शराब के लिए परेशान है। उनको शराब चाहिए, उनको इससे मतलब नहीं है कि उनको भोजन किसी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उनको शराब मिलना चाहिए। इसी पर एक शेर याद आ रहा है, मैं आपसे कहना चाहूँगा। थोड़ा गम मिला तो घबरा के पी गए, थोड़ा गम मिला तो घबरा के पी गए, थोड़ी खुशी मिली तो मिला के पी गए। यूं तो हमें ना थी ये पीने की आदत, यूं तो हमें ना थी ये पीने की आदत, शराब को तन्हा देखा तो तरस खा के पी गए। ये उन लोगों के बारे में है जो अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। आइए अब श्री दिनेश कटघरिया जी से लिया हुआ इंटरव्यू आपके सामने पेश करता हूँ। दिनेश जी, असल में हम इंटरव्यू तो वहीं पर आगे लेना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि है तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हम आपका इंटरव्यू फोन पर लेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, आपका अपना पूरा परिचय क्या है? अपना पूरा परिचय दीजिए, आप अपना नाम और पढ़ाई लिखाई आपने कहाँ? मैं दिनेश कुमार कठेरिया, भारतीय जनता पार्टी से संयोजक, पश्चिम उत्तर प्रदेश। मैं बीए किया हुआ है आगरा यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। आप मूलतः रहने वाले कहाँ के हैं? मैं मूलतः बाई बर्थ मेरा डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद पड़ता है,
और करंटली में मैं दिल्ली रहता हूँ। दिल्ली में आप कब से रह रहे हैं? दिल्ली में मेरे को 10 साल से ऊपर हो गया। अच्छा, आपका पूरा नाम क्या है? दिनेश कुमार कठेरिया। ये कठेरिया सरनेम के बारे में कुछ बताएं। ये कठेरिया सरनेम हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में काफी जिलों में कठेरिया नाम से जाने जाते हैं। वैसे बट पूरे भारत के अंदर धानुक नाम से जाने जाते हैं। मतलब धानुक एक कास्ट है, तो ये मतलब किस में आते हैं? समान जाति में आते हैं या सवर्ण में? नहीं, ये एससी जाति में आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आप चूंकि एक समाज सेवक भी हैं, आपके बारे में अक्सर पढ़ने को देखने को मिलता रहता है, तो ये समाज सेवा जो आप करते हैं, आपका प्रेरणा स्रोत कौन है? समझे नहीं। मतलब आप किससे प्रेरित होकर समाज सेवा करते हैं? जी प्रेरित क्या, लोगों की समस्याएं देखते हैं हम कि भाई लोग परेशान हैं, तो काफी लोगों की समस्याएं देखी हैं, तो मन में एक समाज के प्रति सेवा करने के लिए मन जागृत हुआ कि भाई लोगों की समस्याएं, तो इन समस्याओं को कैसे पूरा किया जाए। तो कोशिश करते हैं, कुछ समस्या अपने आप हल करते हैं, कुछ लोगों से, जिन लोगों से हम मिले जुले हैं उन लोगों से पूछ के, उन लोगों को बता के करते हैं। नहीं, मेरा मकसद ये था पूछने का प्रेरणा स्रोत से कि आपके मतलब आदर्श कौन है जो आपको प्रेरित करते हैं समाज सेवा के लिए। हर व्यक्ति का कोई ना कोई आदर्श होता है, तो आपके आदर्श पुरुष कौन है? एक हमारे आदर्श पुरुष हैं डॉक्टर लालजी निर्मल जी जी। और उनके ही कहने से हम और उनको देखकर ही आगे चलते हैं इन बातों, क्योंकि वो, उनका कहने का मतलब है कि वो लोगों के प्रति, गरीब लोगों के प्रति इतने जागरूक हैं कि जहाँ भी उन्हें कोई भी समस्या मिलती है वो ऑन द स्पॉट काम करते हैं। जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी अक्सर देखता हूँ डॉक्टर साहब को कि वो समाज सेवा में लगे रहते हैं और एक पद पर रहते हुए, संवैधानिक पद पर रहते हुए जितना वो कर सकते हैं उतना वो करते हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी में कब से हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी में 4 साल से। अच्छा अच्छा, चूंकि आप धानुक समाज से हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में है से समाज की तरफ से कोई कष्ट, कोई कठिनाई तो नहीं आती है? जी नहीं, हमारी समाज से कठिनाई नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज को बहुत इज्जत दी है और काफी लोगों को उन्होंने चुना भी है और अच्छे अच्छे पदों पे भी नियुक्ति की है भारतीय जनता पार्टी ने, और पार्टियों की अपेक्षा। जी नहीं, अक्सर देखा गया है कि मायावती जी की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी अपना पूरा वर्चस्व समझती है इस समाज के ऊपर, तो और काफी लोग उस पार्टी से जुड़े भी रहते हैं। तो अब आप भाजपा से हैं, तो इसमें मतलब किसी प्रकार की कोई कठिनाई तो आती ही होगी कभी न कभी। जी, भारतीय बहुजन समाजवादी पार्टी सिर्फ एक समाज की पार्टी है। मुझे नहीं लगता कि वो हर समाज की पार्टी है, वो सिर्फ जाटवों की पार्टी है, वो जाटवों को ही ज्यादा करती है। और एक जीता जागता मेरे पास सबूत भी है। एक हमारे भाई हैं, IRS हैं, कमिश्नर कमल किशोर जी, उन्होंने आपकी मायावती जी की पार्टी को बहुत सपोर्ट किया, जी जान से सपोर्ट किया, तन मन धन बल से, हर चीज से। लेकिन जब उन्होंने अभी पिछला इलेक्शन जो हुआ 2017 में, उन्होंने टिकट के लिए दावेदारी की, सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने सिर्फ यही बोला कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन सिर्फ एक जाटव जाति का सर्टिफिकेट नहीं है। इस वजह से उन्हें टिकट देने से मना कर। जाटव क्या होते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए जरा। ये भी जाटव SC कास्ट से आते हैं, जिन्हें लोग चमार भी बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। अच्छा, ये आजकल जो कि लॉकडाउन लगा पूरे भारतवर्ष में, तो इस लॉकडाउन में आप क्या कर रहे हैं? लॉकडाउन में अधिकांशतर हम घर पे ही अपना समय बिताते हैं बच्चों के साथ। बाकी का कुछ समाज सेवा जरूरत हो जाती है तो वहाँ चले जाते हैं हम लोग। खाना बांटना है गरीब लोगों को, वो भी हम सिर्फ लोगों को देखते कि जहाँ आवश्यकता वहीं जाते हैं। हर जगह खाना बांटने नहीं पहुँच पाते हम। अच्छा, क्योंकि हमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का भी काम करना होता है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो देखने को मिला था जिसमें आप अपने क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का काम कर रहे थे और छिड़काव कर रहे थे दवाओं का। तो ये आपने अपनी इच्छा से किया था या आपको किसी ने कहा था? जी नहीं, कहेगा कौन मेरे को। जो भी कार्य करता हूँ मैं स्वतः अपनी इच्छा से करता हूँ, किसी के दबाव में नहीं करता। जी। ये हमने अपने एरिया में और अपने घर से लेकर शुरुआत की, अपने ऑफिस में किया, अपने मोहल्ले में किया, अपने आसपास के सारे घरों में, घर में जाकर किया। जी जी। अच्छा, इस लॉकडाउन में आप जनता से क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, जनता से तो यही कहेंगे, सरकार का मकसद था सिर्फ समझाना। सरकार ने आपको
40-50 दिन तक बहुत समझा दिया, आपके हर दिमाग में बैठा दिया कि भाई इस सोशल डिस्टेंसिंग से ही कोरोना को जीता जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसका लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, एक दूसरे से दूरियां बना के रखें, कहीं भीड़ इकट्ठी ना हो। अब सरकार कब तक अपना नुकसान करती रहेगी। अच्छा, एक चीज और पूछना चाह रहा था आपसे मैं कि गवर्नमेंट ने शराब बंदी को खोल दिया है, शराब बिक्री चालू हो गई है, इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही फैसला है या गलत फैसला है? ये फैसला कई लोगों की अनुमति से भी लिया गया है, और वैसे फैसला तो गलत ही है जी। कि जो लोग जिनकी माँ बहनें 2 रुपया किलो 3 रुपया किलो के चावल के लिए भटक रही हैं, लाइन में लग रही हैं घंटों, उनके घर से आदमी है जो 500 रुपए की बोतल 1000 रुपए में खरीद रहे हैं जी। मुझे तो अच्छा नहीं लगा। अच्छा, इससे घर की बर्बादियां ही होगी जी। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो पा रहा है जी, नहीं हो पा रहा बिल्कुल। और शराब पीने के बाद इंसान अपने काबू में नहीं रहता है, वो फिर उपद्रव भी करेगा और अपराध भी बढ़ेगा। पुलिस अपराध देखेगी कि लॉकडाउन का पालन करवाएगी, दोनों चीजें हैं। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये क्या बोलते हैं, आपका व्यवसाय क्या है? हमारा जी, हम दिल्ली में दूध का काम है मेरा। अच्छा, डेयरी का काम है आपका? हाँ। तो ये आप व्यवसाय कब से कर रहे हैं? ये व्यवसाय हम जी 12-13 साल से कर रहे हैं दिल्ली में। अच्छा, ये क्या आपका ये पुश्तैनी कार्य है या फिर आपने अपनी इच्छा से शुरू किया है? जी नहीं, पुश्तैनी कार्य नहीं है, ये हमने स्वतः अपनी इच्छा से किया। अच्छा। क्योंकि हम जानते हैं कि भाई दूध का काम करने से क्या होता है कि घर की कई सारी, जैसे लोग दूध पीते हैं, तो दूध पीने से घर के बच्चे भी स्वस्थ रहते हैं, परिवार भी स्वस्थ रहता है और हम भी स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि हमारे मन में कभी ये नहीं आता कि हम दारू पिए। जी जी। जैसा कार्य करेंगे हमारे बच्चों पे भी असर जाएगा वैसा ही। तो ये दूध आप किसानों से खरीदते हैं या फिर आपके यहाँ खुद गाय और भैंस पली हुई हैं? जी नहीं जी, हमारे यहाँ प्लांट से आता है। अच्छा, मुरादनगर से। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछना था कि जैसा कि अभी देखा जा रहा है लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन से पहले की दूध आपूर्ति और लॉकडाउन के बाद की दूध आपूर्ति और मांग में कोई फर्क आया है कि वैसे ही चल रहा है? जी, डिमांड तो बहुत कम हुई है दूध की जी, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि पहले जिस दूध की इतनी आपूर्ति हुआ करती थी, दूध खपत हुआ करती थी, जैसे मिठाइयों की दुकानें हैं जी, सबसे ज्यादा मिठाइयों की दुकानों पर खपत हुआ करती थी, पनीर की खपत हुआ करती थी जी, तो दूध बहुत ज्यादा लगता था जी। लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा कि जो गाय भैंसे तो उतनी होंगी जी, गाय भैंसे तो कम हुई नहीं है कि कोरोना के में कि गाय भैंसे कम हो गई, जी, जी, दूध भी उतना ही आ रहा होगा मगर खपत कम हो रही है, तो वो दूध जा कहाँ रहा है? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने और इस बारे में सरकार को भी सोचना चाहिए कि दूध जा कहाँ रहा है आखिर। इसका यही दो वजह हो सकती है, या तो पहले दूध जो है वो नकली आ रहा था ज्यादातर जी, और अब वो नकली दूध बंद हो गया है। अच्छा, दूसरा चीज ये कि आप अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि अधिकांशतर हमारे समाज में लोग तादाद भी बहुत ज्यादा है मगर फिर भी उच्च जाति से पीछे रहती है व्यक्ति समाज। ऐसा रीजन क्या? हमने बहुत सारी बातें देखी हैं इसमें। हम ये देखते हैं कि ताकत में भी हम लोग कम नहीं होते जी। सिर्फ एक चीज में कम होते हैं, पढ़ाई में। वो पढ़ाई हमेशा अपने बच्चों की पूरी करें ये लोग जी, तो बहुत अच्छा है, ना तो दबा जाएगा किसी का। जब बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो उसे हर चीज के बारे में पता होगा अपना जी, तो वो किसी के आगे दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं। और आपसे पूछना था, अक्सर देखा गया है कि ऊंची जाति के ब्राह्मण जो होते हैं वो अक्सर आपकी कास्ट वालों को नीचा समझते हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी देखिए, दिखाने की कोई कोशिश नहीं करता, आदमी को खुद महसूस होता है कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं होते उन्हें खुद अपने आप ही महसूस होने लगता है कि हम कौन है। जी, ये भावना जब व्यक्ति के अंदर से निकल जाती है तो उसे कोई ना तो ऊंचा दिखाई देता है ना नीचा। हम भी हैं, काफी लोगों के साथ हमेशा बहुत उच्च कोटि के लोगों के साथ ही रहते हैं बट हमारे साथ तो ऐसा कभी व्यवहार नहीं हुआ। नहीं, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, जैसा कि मैंने देखा कि एक व्यक्ति जो कि ब्राह्मण है वो पूर्व राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी को धमकी दे रहा था और समाज को बुरा भला कह रहा था। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों के बारे में तो हमेशा तो यही होना चाहिए कि उन लोगों को पकड़ के
उनसे पूछना चाहिए कि भाई एक बात बताओ, हमारे अंदर क्या कमियां हैं जो आप ऐसे इस शब्दों का प्रयोग करते हैं। जी, क्योंकि कुदरत ने तो एक ही बनाया सबको, बिल्कुल बिल्कुल। उसके यहाँ तो कोई व्यवहार नहीं। जब कुदरत खुद नहीं दुर्व्यवहार करती किसी के साथ, वो भी एक ही हवा देती है, एक ही सूरज देती है, एक ही चंद्रमा देती है, सब जब उसके यहाँ कोई अन्याय नहीं है तो तुम्हारे यहाँ नीचे क्यों अन्याय है? जी जी बिल्कुल। तुम क्यों तुम्हें जिसने बनाया उसे उसने बनाया। जी बिल्कुल। जब जी जी अच्छा, ये मैं जानना चाहूंगा कि आप चूंकि दिल्ली से हैं, दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, सेंट्रल में मोदी सरकार है, तो इन दोनों के बीच लॉकडाउन जो लगा है इसका पालन किस तरह हो रहा है और जनता को क्या कोई कष्ट है वहां पर या नहीं है? जी, अब दोनों सरकारों में मिली भगत से काम चल रहा है। अब उसमें कोई ये एहसास नहीं हो रहा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में दोनों मिलकर काम कर रही हैं। उन्हें पता है कि जनता के लिए कार्य करना है और जनता के लिए ही दोनों सरकारें कार्य कर रही हैं। तो कुल मिलाकर दोनों ही सरकारें जनता के लिए मिलकर कार्य कर रही हैं और जो केंद्र सरकार का जो पालन होता है, जो निर्देश होता है, उसको बिल्कुल पालन कर रही है। जी जी अच्छा, आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी हैं, लेकिन वो इधर लॉकडाउन में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे, क्या वजह है? जी नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप काफी काम चल रहा है उनका भी, और खाना वितरण भी हो रहा है उनका, और कई वीडियो भी वायरल हुई थी उनकी, कहो तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। तो पीछे लोग वही है, जब जिस व्यक्ति का झंडा लगा होता है वो झंडा तो निकाल के चलेगा ही, लेकिन अपोजिशन वाले ये कहते हैं कि ये देखो खाना वितरण कर रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, मोदी सरकार के कार्य प्रणाली से आप संतुष्ट हैं इस लॉकडाउन में? जी बिल्कुल, हम संतुष्ट हैं। अब आरोप लग रहा है कि लॉकडाउन को वो पालन नहीं करवा पा रहे हैं, इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? जी ऐसा तो कहीं नहीं लग रहा, कहाँ लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा। जैसे कि अब एक समझिए, मजदूरों को लेकर देखिए, जगह जगह मजदूर जो हैं रोड पे चल रहे हैं और उनसे सोशल डिस्टेंसिंग पालन भी नहीं हो रहा। अब शराब की दुकानें खुल गई हैं, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं हो रहा। सरकार पे तो आरोप और प्रत्यारोप हमेशा लगते ही रहेंगे। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएंगे जनता नहीं मानेगी, उन्हें लाठी डंडों से मारेंगे, तो फिर ये कहेंगे कि सरकार अभद्र प्रयास कर रही है, फिर जनता पैदल चल रही है, उसे मार रहे हैं, कूट रहे हैं, तो ये भी है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, तो चलता ही रहता सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आखिरी सवाल, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का मेन उद्देश्य यही है कि हमने लोगों को जागरूक करना है, लोगों को यही कहना है कि भाई अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और कुछ काबिल बनाओ, जो समाज के लिए, पहले अपने घर के लिए, फिर समाज के लिए, फिर मोहल्ले के लिए, फिर गांव के लिए जो कार्य करेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ के देश का भी उद्धार करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपका धन्यवाद। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल फिर मिलते हैं, कुछ बातें करें कल। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जिंदगी रही तो कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर करिए। धन्यवाद।